एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसे हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा था और किस्मत पर नहीं। वो कहता, किस्मत के सहारे बैठने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करो और फल पाओ। ये बात अर्जुन अक्सर अपने दोस्तों को सुनाया करता। उसका मानना था कि वो अपनी मेहनत से अपने जीवन को बना सकता है। अर्जुन का गांव काफ़ी छोटा था और रोजगार के साधन भी सीमित थे। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अर्जुन भी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता था, लेकिन उसने हमेशा सोचा कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। साधु बाबा के बारे में कहा जाता था कि वे लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। लोग उनकी ओर खिंचे चले जाते और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछते। अर्जुन को भी ये सब सुनने में मज़ा आ रहा था, लेकिन वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस दिन अर्जुन का दोस्त राजू भी साधु बाबा के पास गया और अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना की। साधु बाबा ने राजू से कहा, तुम्हारे हाथ की रेखाओं में धन का योग्य है, पर याद रखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। किस्मत तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत से उसे जगाना होगा। राजू तो खुश हो गया, लेकिन अर्जुन साधु बाबा की बातों पर हंस पड़ा। उसने कहा, किस्मत का खेल नहीं होता, जो होता है वो सिर्फ हमारी मेहनत से होता है। किस्मत केवल बहाना है। साधु बाबा ने अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अर्जुन, जीवन में किस्मत और मेहनत का अपना अपना स्थान है। दोनों का ही मिलना ज़रूरी है। कभी कभी किस्मत ऐसा मौका दे देती है जो मेहनत से भी नहीं मिल पाता। अगर किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे पहचानना भी एक कला है। अर्जुन ने साधु बाबा की बातों को हंसी में टाल दिया और अपने खेतों में काम करने चला गया। कुछ दिन बाद अर्जुन के गांव में एक व्यापार का बड़ा मेला लगा। इस मेले में हर तरह का सामान मिलता था और शहरों से बड़े बड़े व्यापारी भी आते थे। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना वो भी अपनी मेहनत के कुछ पैसे बचाकर व्यापार में निवेश करे। अर्जुन ने अपने सारे पैसे इकट्ठा किए और मेले में जाकर सूती कपड़ों का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसके पास केवल मेहनत है और वो उसे ही अपना सहारा बनाएगा। उसने मेले में अपनी दुकान सजाई और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगा। पहले दिन उसे बहुत कम मुनाफा हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन फिर मेहनत की, लेकिन स्थिति वही रही। इसी बीच मेले में एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ हरिदास भी अपनी यात्रा पर निकले हुए थे। सेठ हरिदास की व्यापारिक दृष्टि और उनके पास किस्मत का भी साथ था। जब वे अर्जुन की दुकान के सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि अर्जुन का सामान अच्छा है, लेकिन बेचने का तरीका उतना आकर्षक नहीं था। सेठ ने अर्जुन को देखा और पास आकर कहा, बेटा, अगर तुम मेरी एक सलाह मानोगे तो तुम्हारी बिक्री बढ़ सकती है। अर्जुन ने कुछ झिझकते हुए सेठ जी की बात सुनी। सेठ हरिदास ने उसे सलाह दी कि किस्मत का खेल समझो बेटा। किस्मत और मेहनत का मिश्रण ही सफलता की कुंजी है। तुम अपने माल को अच्छी तरह सजाओ और थोड़ी चालाकी से ग्राहकों को बुलाओ। कभी कभी एक छोटी सी बात बड़े बदलाव ला सकती है। अर्जुन को सेठ जी की बात समझ में आई और उसने उनके अनुसार अपनी दुकान की सजावट बदल दी। उसने आकर्षक तरीके से कपड़े सजाए और ग्राहकों को सहजता से बातों में उलझाया। अगले दिन से ही उसकी बिक्री बढ़ने लगी। अर्जुन की मेहनत और सेठ हरिदास की सलाह ने उसकी बिक्री तो बढ़ा दी, लेकिन अभी भी उसे असली सफलता का स्वाद चखना बाकी था। कुछ दिन और बीत गए और अर्जुन ने अपने छोटे से कारोबार से थोड़ा मुनाफा कमा लिया। वो खुश था, पर भीतर से सोचता था कि क्या सच में किस्मत का खेल है या ये सब उसकी मेहनत का ही फल है। एक दिन मेले के अंतिम दिन अचानक उस क्षेत्र में भारी बारिश होने लगी। मेला धीरे धीरे खाली होने लगा
और सभी व्यापारी जल्दबाजी में अपनी दुकानें समेटने लगे। अर्जुन भी अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक सेठ हरिदास की नज़र उस पर पड़ी। सेठ जी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारा सामान बहुत पसंद आया। क्या तुम मेरी कंपनी के लिए कपड़ों की आपूर्ति करने में दिलचस्पी रखते हो? अर्जुन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि इतनी बड़ी पेशकश उसके पास कैसे आ सकती है। उसने आदर के साथ सेठ जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ हरिदास ने अर्जुन को भरोसा दिलाया कि उसकी कंपनी उसे बड़े स्तर पर व्यापार के लिए सपोर्ट करेगी और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी के साथ अपना खुद का काम भी मिलेगा। ये प्रस्ताव अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अर्जुन के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वो समझ गया कि अगर उस दिन सेठ हरिदास की सलाह ना मानी होती और अपनी दुकान को आकर्षक तरीके से ना सजाया होता तो शायद ये मौका कभी उसके पास नहीं आता। ये एक ऐसा संयोग था जिसने उसकी मेहनत को सही दिशा दी है और उसे एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार किस्मत का खेल देखा। उसने सीखा कि मेहनत से रास्ते तो ज़रूर बनते हैं, पर कभी कभी किस्मत उस रास्ते पर हमें ऐसा मौका दे देती है जो हमारी सोच से परे होता है। कैप्टन विक्रांत सिंह भारतीय सेना के एक ऐसे साहसी और निडर सैनिक ने हाल ही में अपनी बचपन की दोस्त रिया से शादी की थी। शादी के बाद उनके जीवन में खुशियों का दौर चल रहा था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। विक्रांत की नई पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाके में हुई, जहां उसे न केवल देश की रक्षा करनी थी बल्कि एक खतरनाक और गुप्त मिशन को भी अंजाम देना था। इस मिशन के दौरान विक्रांत के सामने ऐसी सच्चाइयाँ आईं जिन्होंने उसे उसकी पत्नी रिया तक पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उसे अपने पिता की पुरानी दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा। विक्रांत और रिया की शादी को केवल 1 महीना ही हुआ था। दोनों अपने नए जीवन के सपने बुन रहे थे। तभी अचानक विक्रांत को अपनी नई पोस्टिंग का आदेश मिला। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाके में उसे तुरंत रिपोर्ट करना था। रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन उसने अपनी चिंता को छुपाते हुए विक्रांत से कहा, तुम्हारा कर्तव्य पहले है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। विक्रांत ने वादा किया, मैं जल्दी ही लौटूंगा और फिर हम अपने सपनों को जिएंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही विक्रांत ने पाया कि वहां की स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। उसे एक गांव में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश मिला था। इस मिशन में एक गुप्त आदेश भी शामिल था। उसे गांव के मुखिया के पास से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करना था, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां थी। विक्रांत ने अपनी टीम के साथ गांव में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अभियान शुरू किया, उन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कई सैनिक घायल हो गए, लेकिन विक्रांत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टीम को बचाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरी ओर रिया के मन में हर समय विक्रांत की चिंता बनी हुई थी। उसे विक्रांत की कोई खबर नहीं मिल रही थी और दिन ब दिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक रात उसे एक अजीब सा सपना आया कि विक्रांत किसी गहरे खतरे में है। इस डर ने रिया को बेचैन कर दिया और उसने विक्रांत के एक साथी कैप्टन करण से संपर्क किया। उसने करण से विक्रांत को सतर्क रहने का संदेश भेजने की विनती की, लेकिन रिया को पता नहीं था कि करण भी शक के दायरे में था। सेना के खुफिया विभाग को शक था कि करण के कुछ आतंकवादियों के साथ गुप्त संबंध हैं। जब करण ने रिया का संदेश प्राप्त किया तो उसने इसे विक्रांत तक पहुंचाने के बजाय
इसे अपने वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया। विक्रांत के मिशन में जुटे होने के दौरान खुफिया विभाग को एक ऐसे संदिग्ध कॉल का पता चला जिसमें रिया का नाम आया था। ये कॉल एक आतंकवादी संगठन के सदस्य द्वारा की गई थी जिसमें रिया का उल्लेख हुआ था। ये जानकारी मिलते ही विक्रांत के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिया पर शक जताना शुरू कर दिया। उन्होंने विक्रांत को भी सूचित किया कि उसकी पत्नी पर आतंकवादियों के साथ संबंध होने का संदेह है। विक्रांत के लिए ये बात किसी झटके से कम नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी पर ऐसा कोई आरोप लगेगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या रिया सच में आतंकवादियों के साथ मिली हुई है या सिर्फ ये सब एक गलतफहमी है? ये संदेह और गहरा हो गया जब विक्रांत को याद आया कि उसके पिता कर्नल अर्जुन सिंह ने भी अपने समय में एक दुश्मन का सामना किया था, इफ्तिखार, जो अब जेल से बाहर आ चुका था। इफ्तिखार एक खतरनाक आतंकवादी था जिसे कर्नल अर्जुन ने गिरफ्तार किया था। वो वर्षों तक जेल में बंद रहा, लेकिन उसने अर्जुन सिंह से बदला लेने की ठान ली थी। इफ्तिखार ने जेल से छूटने के बाद कर्नल अर्जुन सिंह से बदला लेने के लिए एक गहरी और खतरनाक साजिश रची। उसने विक्रांत की कमजोरियों को भांपते हुए रिया को निशाना बनाने का फैसला किया। इफ्तिखार ने अपनी आतंकवादी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए रिया के खिलाफ झूठे सबूत तैयार किए और उसे आतंकवादियों के साथ जुड़े होने का दोषी ठहराने की योजना बनाई। इस साजिश के तहत इफ्तिखार ने रिया को एक गुप्त तरीके से फंसाने की योजना बनाई। उसने एक फर्जी संगठन के नाम से रिया से संपर्क किया और उसे एक एनजीओ का हिस्सा बनाने का झांसा दिया, जो कश्मीर में शांति और पुनर्वास के कामों में लगा हुआ था। रिया, जो विक्रांत के मिशन के दौरान लोगों की मदद करने की इच्छा रखती थी, इस एनजीओ के काम से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो गई। हालांकि रिया को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये एनजीओ दरअसल आतंकवादियों का एक मोहरा था और उसका इस्तेमाल विक्रांत को मानसिक रूप से कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा था। इफ्तिखार चाहता था कि विक्रांत अपने परिवार के ही सदस्य पर शक करे और इस संदेह के चलते उसका ध्यान उसके मिशन से भटक जाए। विक्रांत के पास अब दोहरी चुनौती थी। एक तरफ अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने का और दूसरी तरफ अपनी पत्नी रिया की बेगुनाही को साबित करना। लेकिन जब उसने रिया का नाम संदिग्ध लिस्ट में देखा तो उसके अंदर एक अजीब सी कड़वाहट पैदा हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस रिया के साथ उसने ज़िंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया था, वही अब उसके सामने एक रहस्य बनकर खड़ी थी। इसी बीच विक्रांत को एक गुप्त सूचना मिली कि इफ्तिखार और उसके आतंकवादी साथी उसी गांव में छुपे हुए हैं जहां वो तैनात है। विक्रांत ने अपनी टीम के साथ उस इलाके में छापा मारा। इस मुठभेड़ के दौरान विक्रांत का सामना सीधे इफ्तिखार से हुआ। इफ्तिखार ने विक्रांत को बताया कि उसने ही रिया को फंसाया है और वो विक्रांत के पिता से अपने पुराने अपमान का बदला लेना चाहता है। उसने विक्रांत को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए ये सब कुछ रचा था। ये सुनकर विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी पूरी ताकत से इफ्तिखार का मुकाबला करने लगा। मुठभेड़ के दौरान विक्रांत को कई गोलियां लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने इफ्तिखार को मात दी और उसके आतंकवादी नेटवर्क का खात्मा कर दिया। विक्रांत और रिया दोनों गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। विक्रांत ने अपनी सारी शक्ति खो दी थी, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, रिया के खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई। अस्पताल में विक्रांत को होश आते ही उसने खुफिया विभाग से कहा कि रिया को निर्दोष साबित करने के लिए सभी आवश्यक जांच की जाए। जांच के दौरान ये सच्चाई सामने आई कि रिया को फंसाने की पूरी योजना इफ्तिखार द्वारा रची गई थी।
एनजीओ का काम एक दिखावा था और रिया को इस साजिश का शिकार बनाया गया था। जब रिया को इस बात का पता चला तो वो गहरे सदमे में आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और विक्रांत के साथ इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान विक्रांत और रिया के बीच एक गहरी समझ बनी। विक्रांत ने रिया से माफ़ी मांगी कि उसने उस पर संदेह किया, लेकिन रिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारा संदेह जायज़ था, लेकिन हमें इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना है। इस पूरी घटना के बाद विक्रांत के पिता कर्नल अर्जुन सिंह को भी अस्पताल बुलाया गया। उन्होंने अपने बेटे को घायल अवस्था में देखा और उनकी आंखों में गर्व और दर्द के आंसू आ गए। कर्नल अर्जुन ने विक्रांत को इफ्तिखार के बारे में बताया और कैसे उनकी दुश्मनी ने विक्रांत के जीवन को प्रभावित किया था। कर्नल अर्जुन ने विक्रांत को बताया कि इफ्तिखार ने वर्षों पहले एक खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क चलाया था, जिससे उन्होंने ध्वस्त किया था। इफ्तिखार को पकड़ने के लिए कर्नल अर्जुन ने अपने कई साथियों को खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला था। इफ्तिखार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन उसने कर्नल अर्जुन से बदला लेने की कसम खाई थी और यही कारण था कि उसने विक्रांत और रिया को अपना शिकार बनाया। ये सुनकर विक्रांत के मन में अपने पिता के प्रति और अधिक सम्मान जाग उठा। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने देश के लिए कितने बलिदान दिए थे और अब उसकी बारी थी कि वो भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाए। जैसे जैसे विक्रांत और रिया दोनों की तबीयत सुधरी, उन्होंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। विक्रांत ने अपने पिता से वादा किया कि वो उनके पद चिन्हों पर चलेगा और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। रिया ने भी इस कठिन समय में अपने पति के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। विक्रांत को उसकी बहादुरी और इफ्तिखार जैसे खतरनाक आतंकवादी का खात्मा करने के लिए एक बड़ा सम्मान दिया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान ये था कि उसने अपने परिवार का मान रखा और अपने पिता की पुरानी दुश्मनी का अंत किया। रघु यादव का जीवन हमेशा सीधा साधा और शांत रहा था। 5 बीघा ज़मीन पर मेहनत कर अपनी पत्नी सुनीता और बच्चे नीलम व रोहित के लिए रोजी रोटी जुटाना ही उसकी दुनिया थी। उसने ना तो बड़ी उम्मीदें रखी थी और ना ही बड़े सपने। उसका सपना बस इतना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बेहतर जीवन जी सके। गांव में बिजली और पानी की समस्या हमेशा से थी, लेकिन इन दिक्कतों से निपटना उसकी आदत बन चुकी थी। परंतु उस वर्ष बरसात ने ऐसा कहर डाला कि रघु की साधारण जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। सावन की बारिशों ने गांव के पास बहने वाली नदी को पहले से ही अधिक उग्र बना दिया था। लोग हर साल की तरह इस बार भी बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस बार कुदरत की मंशा कुछ और थी। रात के वक्त जब गांव गहरी नींद में था, तभी नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में गांव के निचले हिस्से पूरी तरह से पानी में डूब गए। रघु का घर और उसकी फसलें भी पानी में समा गई। रघु और सुनीता ने बच्चों को जल्दी जल्दी संभाला और बाहर निकलने की कोशिश की। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। कोई अपनी भैंसों को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई अपने घर का सामान समेटने में जुटा हुआ था। रघु ने देखा कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। उसने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और सुनीता का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकला। वे किसी तरह गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे, जहां कुछ और परिवार भी इकट्ठा हो गए थे। परंतु खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। सुबह होते ही रघु ने देखा कि कई लोग अभी भी पानी में फंसे हुए थे। बूढ़े, महिलाएं और बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसकी नज़रें गांव के मंदिर के पास फंसी एक औरत पर पड़ी, जिसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी उसकी मदद के लिए जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
रघु ने अपने परिवार की ओर देखा। सुनीता ने उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण देखा। अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? रघु ने सुनीता से कहा। उसने आसपास पड़ा एक टूटा हुआ नाव का टुकड़ा और कुछ बांस इकट्ठा किए। दोस्तों को आवाज़ लगाई, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले ही उस अस्थायी नाव को पानी में उतारा। बहाव इतना तेज था कि नाव को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो उस महिला और उस बच्चे तक पहुंचा और उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। दिन चढ़ते चढ़ते रघु ने कई चक्कर लगाए और दर्जनों लोगों को बचाया। कुछ लोग जो पहले डर के मारे पीछे हट गए थे, अब उसके साथ जुड़ने लगे। हर बार जब वो पानी में उतरता तो सुनीता और बच्चे डर और गर्व के मिले जुले भाव से उसे देखते। लेकिन बाढ़ के साथ एक और मुश्किल खड़ी हो गई। टीले पर सुरक्षित होने के बावजूद खाने पीने की चीज़ें खत्म होने लगी। छोटे बच्चे भूख से रोने लगे। गांव में किसी भी ओर से मदद नहीं आ रही थी। प्रशासन की तरफ से कोई राहत दल नहीं पहुंचा। गांव वालों में निराशा और क्रोध फैलने लगा। रघु ने खुद जाकर आसपास के गांव में मदद मांगने का फैसला किया। ये एक खतरनाक कदम था, क्योंकि रास्ते में कई जगह पानी अब भी भरा हुआ था और सांप बिच्छू जैसे खतरे हर कदम पर थे। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। कई घंटों की मशक्क़त के बाद वो पास के गांव में पहुंचा। वहां के लोगों को अपनी स्थिति बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई। पहले तो कुछ लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो वे मदद के लिए तैयार हो गए। रघु के साथ कुछ लोग अनाज और दवाइयाँ लेकर उसके गांव पहुँचे। ये मदद वक्त पर पहुँची, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थी। उधर प्रशासन से संपर्क करने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। गांव में लोग बीमार पड़ रहे थे। कई बच्चों को तेज़ बुखार हो गया। रघु ने ठान लिया कि वो प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। कुछ दिनों बाद जब प्रशासन की टीम दौरे पर आई तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। वे अपनी समस्याओं को लेकर चीखने चिल्लाने लगे। अधिकारियों ने जैसे ही राहत सामग्री बांटने की प्रक्रिया शुरू की, भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। इसी दौरान रघु ने अधिकारियों के सामने आकर अपनी बात रखी। उसने न सिर्फ गांव की दुर्दशा बयान की, बल्कि प्रशासन की नाकामी पर भी सवाल उठाए। उसकी सादगी और दृढ़ता ने अधिकारियों को प्रभावित किया। जब राहत कार्य सही तरीके से शुरू हुआ तो गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना घटी। गांव का मुखिया, जो बाढ़ के दौरान गायब हो गया था, अब लौट आया और राहत सामग्री के वितरण में गड़बड़ी करने लगा। रघु को पता चला कि वो सामग्री को दूसरे गांव में ऊंचे दामों पर बेच रहा है। ये जानकर रघु को गुस्सा आया, लेकिन उसने सूझबूझ से काम लिया। उसने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर मुखिया के खिलाफ सबूत जुटाए और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मुखिया को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसकी धांधली का भांडाफोड़ हुआ। आखिरकार कई दिनों के संघर्ष के बाद गांव की स्थिति सुधरने लगी। प्रशासन ने राहत और पुनरावास का काम तेज कर दिया, लेकिन रघु की बहादुरी और सूझबूझ ने उसे पूरे गांव में एक नायक बना दिया। जब अधिकारियों ने रघु को सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे गांव की समस्याओं को हमेशा के लिए हल कीजिए। हमें सम्मान नहीं, समाधान चाहिए। रघु ने भले ही अपना घर और फसल खो दी हो, लेकिन उसने अपने गांव की उम्मीद और विश्वास को बचा लिया।
उसकी कहानी साबित करती है कि साहस और दृढ़ निश्चय से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एक साधारण व्यक्ति भी यदि ठान ले तो असाधारण कार्य कर सकता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और आपके अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।